दोस्तों, पिछले एक साल में बीएसई ने अपने शेयर होल्डर्स को 200% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और वही अगर मैं लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखूं तो इस कंपनी के स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर्स को 60 टाइम्स से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। मतलब अगर 5 साल पहले किसी ने शेयर में सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज इसकी वैल्यू 60 लाख रुपीज़ से भी ऊपर होती। अब ये सुन के आपके मन में सवाल ज़रूर आएगा कि पिछले 5 सालों में ऐसा क्या हो गया कि शेयर ने इतने धमाकेदार रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही में स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे जो आगे जाकर हमें भी कोई ऐसा स्टॉक ढूंढने में हेल्प कर पाए। और साथ ही में दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो बीएसई का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, वो जल्दी ही स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो बीएसई के स्टॉक के बारे में जो भी फ्यूचर आउटलुक है उसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बीएसई और एनएसई दोनों का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों स्टॉक्स में से बेटर कौन सा है। तो दोस्तों, अगर आप बीएसई के शेयर्स में इन्वेस्टेड है या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखना। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो इसे प्लीज़ एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह मत लेना। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि बीएसई के शेयर्स में इतनी बड़ी रैली क्यों देखने को मिली। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करूंगा। इंडिया में आज भी सिर्फ 5 से 6% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, जबकि ये नंबर जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी कंट्रीज़ में वहाँ की 40 to 50% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। अमेरिका में तो वहाँ की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। दोस्तों, इंडिया में कोविड के पहले ये नंबर और भी कम था, सिर्फ 2 से 3% के अराउंड। लेकिन 2020 क्रैश के बाद जैसे ही हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा बुल रन स्टार्ट हुआ, उसके बाद बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे 2020 में जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स है वो सिर्फ 4 करोड़ के अराउंड थे, लेकिन लेटेस्ट डेटा के हिसाब से वो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स आज ऑलमोस्ट 20 करोड़ को टच कर रहे हैं। यानी लास्ट 5 साल में जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स हैं वो 5 गुना हुए हैं। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिला बीएसई और एनएसई जैसी स्टॉक एक्सचेंजेस को, क्योंकि जब भी हम किसी स्टॉक को खरीदते या बेचते हैं तब ये एक्सचेंजेस हमसे एक छोटी फ़ी को चार्ज करते हैं, जिसको बोला जाता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। अब जैसे ही नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इंडिया में बढ़े तब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बढ़ी और इसी हिसाब से इन कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ भी बढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 20 में बीएसई ने 68 करोड़ रुपीज़ कमाए थे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस से, वेरएस लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में ये नंबर 300 करोड़ को क्रॉस कर गया था। और अगर मैं इनके डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट की इनकम देखूं, जो इन्होंने रिसेंटली ही 2023 में रीलॉन्च किया था, उसकी इनकम जो क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 24 में सिर्फ 16 लाख के अराउंड थी, वो लेटेस्ट क्वार्टर में 47.5 करोड़ रुपीज़ थी। इसके अलावा दोस्तों, जब भी कोई नई कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती है तब उस कंपनी को एक बुक बिल्डिंग फ़ी पे करनी पड़ती है बीएसई को। और जैसा आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी नई कंपनीज़ के आईपीओज आए हैं। स्पेशली बीएसई का जो एसएमई प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत सारी नई कंपनीज लिस्ट हुई है। एसएमई का मतलब जो छोटी साइज़ की कंपनीज होती है वो। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि बीएसई की जो बुक बिल्डिंग फीस है उसमें एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है। जब कोई कंपनी एक बार स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाती है तब उस कंपनी को एनुअल बेसिस पे एक फ़ी को पे करना पड़ता है बीएसई को, जिसको बोला जाता है लिस्टिंग फ़ी। जिससे क्या होता है कि बीएसई को हर साल एक रिकरिंग रेवेन्यू मिलता रहता है। दोस्तों, लास्ट 5 ईयर्स में स्टॉक मार्केट के साथ साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोगों का नंबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसका फ़ायदा मिला बीएसई के स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म को। अब ये प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या है, तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को खरीदते हो या बेचते हो या उस म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी को स्टार्ट करते हो, तो ये प्लेटफॉर्म आपको उस ट्रांजैक्शन को ईजिली एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है और उसके बदले में हमसे एक फ़ी को चार्ज करता है। फाइनेंशियल ईयर 20 में बीएसई के स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म ने 5.7 करोड़ ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट किए थे, वेरस लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में ये नंबर 66 करोड़ ट्रांजैक्शंस के भी ऊपर है। यानी लास्ट 5 साल में इसमें 11 टाइम से भी ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। और ये ट्रेंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसी तरह कंटिन्यूड रह सकती है जैसे जैसे नए लोग स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, इन सारे रीजंस की वजह से, यानी कोविड के बाद जो बहुत सारे नए लोग स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में एंटर हुए हैं, प्लस जो बहुत सारी नई कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई है, इसकी वजह से बीएसई के प्रॉफिट्स जो फाइनेंशियल ईयर 20 में से 120 करोड़ के अराउंड थे, वो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 1300 करोड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों, बीएसई के स्टॉक में इतनी बड़ी जो री रेटिंग हुई है उसके पीछे कुछ और रीजंस भी है। जैसे फॉर एग्जांपल, इस कंपनी ने टाइम टू टाइम बोनस शेयर्स अनाउंस किए हैं और अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड किया है, बायबैक्स किए हैं, प्लस इनका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इनका एक कैपिटल लाइट बिजनेस मॉडल है।
यानी इनको बहुत कम पैसा री इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने बिजनेस में। साथ ही में दोस्तों BSE की एक सब्सिडरी है CDSL, जो एक डिपॉजिटरी है। अब CDSL बेसिकली क्या करती है कि जब आप और मैं किसी शेयर को खरीदते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो जो हमारे शेयर्स हैं वो डीमैट यानी डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इस डिपॉजिटरी के पास स्टोर्ड रहता है। अब इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, CDSL और NSDL, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट शेयर CDSL के पास है। अब BSE का CDSL में 15% स्टेक है, जिसकी मार्केट वैल्यू आज ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ के अराउंड है। पहले ये स्टेक 20% हुआ करता था, लेकिन रेगुलेशंस के हिसाब से इनको 15% तक इसको घटाना पड़ा, जिसकी वजह से 2023 में इन्होंने 5% स्टेक को एग्जिट कर लिया था, जिसकी वजह से BSE ने ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपए कमाए थे। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो ये कि BSE को इस पॉइंट पे इतना प्रीमियम वैल्यूएशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि इंडिया में सिर्फ 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, यानी NSE और BSE, यानी ये एक डुओपोली वाला सेक्टर है और कोई नया एक्सचेंज ओपन हो जाए उसकी पॉसिबिलिटी भी काफ़ी लो है क्योंकि रेगुलेशंस ही इतनी स्ट्रिक्ट है। और दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इन दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए, क्योंकि इस सेक्टर में जो एंट्री बैरियर है वो काफ़ी हाई है। इस पॉइंट पे स्टॉक मार्केट में सिर्फ BSE का स्टॉक लिस्टेड है, और अगर मुझे किसी एक्सचेंज को खरीदना है और मुझे ये लगता है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट ग्रोथ स्टोरी है वो इसी तरह इंटैक्ट रहेगी और मुझे किसी एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है, तब मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है BSE का, जिसकी वजह से ये कंपनी को एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये सब बहुत ही जल्दी चेंज हो सकता है क्योंकि IPO आने वाला है NSE का। NSE जो है वो BSE से 5 गुना से ज़्यादा बड़ी कंपनी है। NSE का शेयर अनलिस्टेड मार्केट में काफ़ी एक्टिवली ट्रेड किया जाता है और इसमें इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। रिसेंटली एक डेटा पब्लिश हुआ था, उसमें ये पता चला था कि जो NSE के शेयर होल्डर्स हैं उसका काउंट 1 लाख को क्रॉस कर चुका है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो BSE का मार्केट कैप इस टाइम पे 1,08,000 करोड़ के अराउंड है, वेरस NSE का मार्केट कैप अनलिस्टेड मार्केट में 5,80,000 करोड़ के अराउंड है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में BSE का नेट प्रॉफिट 1,300 करोड़ रुपीज़ के अराउंड था, वेरस NSE का नेट प्रॉफिट 12,000 करोड़ के ऊपर था, यानी NSE का जो प्रॉफिट है वो BSE से 10 टाइम्स से भी ज़्यादा है। अगर मैं इन दोनों कंपनीज के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को कंपेयर करूँ तो BSE का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो इस पॉइंट पे 82 टाइम्स के अराउंड है, वेरस NSE का जो अनलिस्टेड मार्केट में प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो चल रहा है वो 48 टाइम्स के अराउंड है। और एक इंटरेस्टिंग डेटा जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि कैश मार्केट सेगमेंट में NSE का 93% मार्केट शेयर है, यानी BSE का सिर्फ 7% है। और अगर मैं फ्यूचर्स सेगमेंट की बात करूँ तो इस सेगमेंट में NSE का 100% मार्केट शेयर है। एक सेगमेंट जिसमें NSE स्ट्रगल कर रही है वो है ऑप्शंस वाला सेगमेंट, जिसमें लास्ट 2 ईयर्स में NSE का मार्केट शेयर जो 100% था वो आज गिर के 87% पे आ चुका है। यानी सिर्फ लास्ट 2 साल में BSE ने इंडिया के ऑप्शंस मार्केट का 13% मार्केट शेयर कैप्चर किया है। कुछ फैक्टर्स BSE के फेवर में ज़रूर काम करते हैं, जैसे इस कंपनी का लास्ट 2 ईयर्स में जो रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ रहा है वो NSE से ज़्यादा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर मैं ओवरऑल लेवल पे कंपेयर करूँ तो BSE का शेयर काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड लगता है NSE के कंपैरिजन में, जो खुद में काफ़ी ओवर वैल्यूड है। पूरी दुनिया में जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जो ट्रेड करते हैं, जो यूजुअली 20 to 30 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे ट्रेड करते हैं, उनके कंपैरिजन में। फुल ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं इस पॉइंट पे BSE के शेयर में शॉर्ट हूँ। दोस्तों एक बहुत बड़ा रिस्क जो इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस से रिलेटेड है जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि ये सेक्टर काफ़ी साइक्लिकल है। इसका मतलब क्या होता है कि जब स्टॉक मार्केट्स बूम कर रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं और लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तब ये सेक्टर बूम करता है। लेकिन जब मार्केट साइडवेज होता है या मार्केट गिर रहा होता है या मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी कम होती है, तब इन एक्सचेंजेस के रेवेन्यूज़ में एक शार्प फॉल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये शेयर क्रैश भी कर सकते हैं। दूसरा मेजर रिस्क ये है कि ये सेक्टर काफ़ी टाइटली रेगुलेटेड है। जैसे सेबी टाइम टू टाइम चेंजेस इंप्लीमेंट करती रहती है, जिसका इम्पैक्ट इन कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ पे काफ़ी शार्पली देखने को मिलता है। जैसे रिसेंटली सेबी ने जो ऑप्शन की लिमिट्स हैं उसको बढ़ाया था, फिर उन्होंने जो वीकली एक्सपायरीज थी उनको कम किया था। तो इसका इम्पैक्ट जो सारी कैपिटल मार्केट कंपनीज़ हैं उन पे देखने को मिला था। इनकी रेवेन्यूज़ में एक शार्प फॉल देखने को मिला था। तो दोस्तों अगर ऐसी कोई मेजर अनाउंसमेंट आती है ओवरनाइट, तो इसका जो मेजर रिएक्शन देखने को मिल सकता है इन स्टॉक्स में, क्योंकि ये स्टॉक्स अभी काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों BSE के स्टॉक ने जिस तरह से अपने इन्वेस्टर्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए हैं, उससे हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि क्यों हमें उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स हो। ऐसे ही 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर बना चुके हैं, जिसमें हमने 100 बैगर्स यानी ऐसे स्टॉक्स जिनकी प्राइस 100 गुना से ज़्यादा हुई है, ऐसे स्टॉक्स ढूंढने का एक फॉर्मूला बताया जो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।